देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया, स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। देखो आज हम लोग फ्रेश टॉपिक ही स्टार्ट कर रहे हैं, रेशियो। ठीक है, जिनका पहले हो गया है उनका रिवीजन होगा, ठीक है, और जिनका नहीं हुआ है उनका नया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वेडनेसडे वाला जो क्लास हम लोग का चल रहा है, क्योंकि उसका टॉपिक इनकम्प्लीट है, तो वो वेडनेसडे करेंगे, तो वैसे भी वो कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा सा ही बाकी है कंटिन्यूटी का, ठीक है। और वो भी हम बता देंगे किनको करना है किनको नहीं। जो लोग कर रहे हो वही लोग करना, जो नए हो उनको नहीं करना है, ठीक है। हम बता देंगे वेडनेसडे फिर से। तो आज हम लोग रेशियो पढ़ेंगे। तो रेशियो का मतलब बता सकते हो कि रेशियो क्या होता है? कोई भी आइडिया बोलो, जिन लोग का हो गया है। वो रेशियो क्या होता है? दो वैल्यूज को कंपैरिजन, दो वैल्यूज, लेकिन कैसे वैल्यू को कंपेयर, किस चीज को किया जा सकता है? बोलो, कंपेयर करने के लिए क्या होना चाहिए? कंबाइन वैल्यू। कंबाइन मतलब तो मिला जुला था। क्या कंपेयर कर सकते हो बोलो? मैम एक दूसरे से कितना बड़ा है वो। हाँ, एक दूसरे से कितना कम या ज्यादा है वो, लेकिन क्या हम लोग ऐसे कंबाइन कर सकते किसी के हाइट के साथ? मान लो एक जन के हाइट के साथ एक जन का एक ही टाइप का होना चाहिए, है ना? हाइट के साथ वेट का, या फिर मान लो किसी के सैलरी के साथ किसी के क्या बोले, किसी को कितना सैलरी मिल रहा है उसके साथ मान लो किसी का कितना सारा जो है कोई टीचर का मान लो कितना सैलरी है, और एक क्लास में कितने स्टूडेंट है। क्या ये कंपैरिजन कर सकते हैं? नहीं। किलो और नहीं। ग्राम में कंपैरिजन कर सकते हैं? क्या करना पड़ेगा? या तो दोनों को ही किलो में ट्रांसफर करना है, या दोनों को ही ग्राम में ट्रांसफर करना है। तो हम लोग का यहाँ पर, गुड इवनिंग अपर, रेशियो का मतलब, अच्छा, रेशियो का मतलब हम लोग का, इसका मतलब क्या हो गया? सेम काइंड ऑफ चीजों में कंपैरिजन होगा, ठीक है। जो भी चीजों को कंपेयर करेंगे, अब दो कंपेयर कर सकते हैं या दो से ज्यादा भी कर सकते हैं। ज्यादा भी तो कर सकता है, ऐसा थोड़ी ना। रेशियो तुम लोग नहीं देखो, 2:3:4:4 कुछ भी तो हो सकता है। तो इतना सारा जब जा रहा है तो हम लोग कितने क्योंकि तुम लोग सभी का हाइट हम कंपेयर कर सकते हैं, इतने सारे लोग जितने भी है, तो सभी का हाइट कंपेयर कर सकते हैं ना। तो कंपेरिजन बिटवीन क्या हो जाएगा? लिखो कंपेरिजन, कंपेरिजन ऑफ टू और मोर सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, समझ में आया? कंपैरिजन ऑफ टू और मोर सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज होना चाहिए। कोई भी क्वांटिटी हो, अब वो किलो हो, लीटर हो, मीटर हो, जो भी हो, सेंटीमीटर हो, लेकिन हम लोग का क्या होना चाहिए? सेम काइंड। ये मेन पॉइंट है, हम लोग का सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी में कंपैरिजन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मान लो कि यहाँ पर मैंने बोल दिया कि 20 रुपीज 20 मान लो एक पेन का प्राइस है, और एक पेन का प्राइस है ₹10। मान लो एक पेन का प्राइस है ₹20 और दूसरे पेन का प्राइस है ₹10। क्या ये कंपेयर कर सकते हैं हम लोग? कर सकते हैं, दोनों रुपीज में है। तो इसको अगर कंपेयर करोगे तो कैसे लिखोगे बोलो? हाँ, मतलब अगर रेशियो फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 20:10। अगर पेन 1:पेन, मतलब पहले पेन 1 रखना चाहते फिर पेन 2। अच्छा, कंपेयर करके हमें क्या पता चलेगा? और इस टू का मतलब क्या होता है? डिवाइड, ठीक है। इस टू का मतलब डिवाइड होता है। तो इसका मतलब क्या आ गया? 2/1। अब इससे क्या कंक्लूजन ला सकते हैं बोलो तो? मतलब क्या समझ में आया? डबल करेंगे का जो प्राइस है उसका डबल करने से पेन वन का एक पेन दूसरे पेन का 2 गुना है, ठीक है। एक पेन का प्राइस दूसरे पेन का कितना है? 2 गुना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि फर्स्ट पेन प्राइस इज ट्वाइस ऑफ सेकेंड। तो कंपेयर करके क्या पता चलेगा? कौन किससे ज्यादा लंबा है, या फिर कौन सा चीज ज्यादा भारी है, ठीक है। मतलब अगर वेट में देखेंगे, ठीक है, इस तरीके से हम लोग चेक करके देख सकते हैं। फिर कौन सा, किसका सैलरी कितना ज्यादा है। तो कंपैरिजन का मतलब ऐसे होता है, एक ही तरह का प्रोडक्ट का प्राइस, कौन सा पेन महंगा है, कौन सा पेन कम महंगा है, ठीक है।
अच्छा, जब हम लोग ऐसे लिख रहे हैं इस मेथड को क्या बोलते हैं, इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो। ठीक है, ये जो इस टू वाला सिस्टम है इसको क्या बोलते हैं, रेशियो। और ये जो सिस्टम है इसको क्या बोलते हैं मैथ्स में, ये तो कौन सा, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, सही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन में लिखा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेशियो में लिखा है। और इसका मतलब ही क्या होता है, डिवाइड। ये जो इस टू है इसका मतलब ही क्या हो जाता है, डिवाइड। ठीक है। अच्छा, अब जैसे मान लो हम लोग ऐसे एक रेशियो हम इन जनरल लिख रहे हैं, लाइक A:B या फिर 2:1 जो भी लिखो, रेशियो में इसको एक नाम दिया गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। ठीक है, रेशियो जितना सारा बनेगा ना, जैसे 20:10 है मान लो, इसके बाद 5 है, तो एक एक जो डेटा है उसको क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। तो पहले वाले को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, इसके अलावा भी एक नाम है जो पता होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड वाले को, इसको हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे, एंटीसीडेंट। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसीक्वेंट। ठीक है, इसको एंटीसीडेंट और इसको हम लोग बोलेंगे कंसीक्वेंट, टी है ये। ठीक है, एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट ये दोनों नाम से जाना जाता है। अच्छा, अब याद रहेगा, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट क्या है, ये याद रखना है। ठीक है, हम लोग को फर्स्ट और सेकंड तो याद रह जाएगा, लेकिन ये जो नया नाम है ये तुम लोग को याद रखना है, एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट। अच्छा, अब देखो हम लोग यहाँ पर रेशियो का प्रॉपर्टीज जो है वो दिखाते। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, देखो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, बोथ टर्म्स ऑफ रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, नॉन जीरो होना चाहिए, यूजुअली रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन लोएस्ट टर्म और सिंपलेस्ट टर्म। मतलब देखो जब भी कोई रेशियो लिखते हैं ना हम लोग उसको सबसे सिंप्लीफाइड करते हैं। जैसे मान लो 25:15 है, हम लोग क्या बोलते हैं, इसको और भी हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5:3, यही सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब यही होता है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है उसके बाद और इसको हम डिवाइड करके छोटा नहीं कर सकते। ठीक है, 25 और 15 का जो 5:3 हो गया, क्या इसके आगे इसको हम लोग और डिवाइड कर सकते किसी भी डेटा से, नहीं। तो इसको ही क्या बोला जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है। अच्छा, अब जो रेशियो का टर्म है यहाँ पर जो पॉइंट लिखा हुआ था कि नॉन जीरो नंबर से इनटू या डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर मान लो एक डेटा ऐसे दिया हुआ है 4:6। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम मुझे इसको हम 4/6 लिख सकते हैं, अभी तो सिखाया 4:6 को 4/6 लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मुझे सेम नंबर से ही करना है, ऐसा मुझे प्रॉपर्टी बोल रहा है। क्यों बोल रहा है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 3 कर दिया, तो 8 कितना हो गया, 18। क्या ये सही बात, मुझे बोलो, नहीं। क्योंकि मुझे क्वेश्चन थोड़ी ना चेंज करना है, मुझे इसमें अगर कुछ चेंजेस लाना भी है तो दोनों में क्या होना चाहिए, ऐसा चेंजेस करो कि जो मेरा ओरिजिनल डेटा है उसमें चेंजेस ना हो। तो मैंने अगर ऊपर 2 दिया है तो नीचे भी कितना देना पड़ेगा, 2। अगर ऊपर 3 देंगे तो नीचे भी कितना देना पड़ेगा, 3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12। और ये सेम है, कैसे पता चलेगा, देख लो 8:12 को सिंप्लीफाई करो कितना होता है। अब तुम लोग बोलोगे ये तो 2:3 है, ये तो नहीं है, तो इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, कितना होगा, 2:3। तो हम लोग को सेम काइंड ऑफ डेटा से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है जब भी करना है। अब ये 4:6 को जो 2:3 किए तो कैसे किए, 2 से डिवाइड करके। 4 कितना किए होंगे, 2, और 6 कितना किए होंगे, 2। तो कितना आ गया, 2/3। ठीक है। तो हमें ऐसे ही डेटा से मल्टीप्लाई डिवाइड अगर हम लोग सेम डेटा से करेंगे तो ओरिजिनल क्वेश्चन कभी भी हम लोग का चेंज नहीं होगा। ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन कभी भी हम लोग का चेंज नहीं होगा। अब बोला है नॉन जीरो से करना चाहिए, ऐसा क्यों बोला है, देखो अगर हम लोग 4:0 और 6:0 कर देते, जीरो वाला नंबर ले लिया, तो 0/0 कितना होता है, बोलो, अनडिफाइंड। ठीक है, 0/0 क्या होता है, अनडिफाइंड। तो ये तो मैथ्स में डिफाइंड है ही नहीं, तो 0 से कभी भी हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्या डिवाइड कर सकते हो, देखो 4/0 क्या होगा, समथिंग बाय 0, अनडिफाइंड। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो बेसिकली पूरा आंसर क्या आ गया, अनडिफाइंड। तो इसीलिए बोला है
कि रेशियो को हम लोग क्या कर सकते हैं, बोथ टर्म को, ठीक है, बोथ टर्म को हम लोग सेम डिजिट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से, और सिंपलेस्ट फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन सारे नॉन जीरो नंबर होने चाहिए। जीरो से करने से हमें कुछ भी आउटपुट नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है नोट डाउन कर लो, ये हमें पूछ सकता है कि बोथ टर्म ऑफ ए रेशियो कैन बी multiplied or divided by same number but नॉन जीरो। बट नंबर हमारा क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे कि ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। रेशियो में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि मान लो 20:10, इसका मतलब कितना हो जाएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म 2:1, और 10:20 मतलब कितना हो जाएगा, 1:2। अब दोनों ऑर्डर इंपॉर्टेंट क्यों है, 2/1 का मतलब कितना होता है 2, और 1/2 का मतलब कितना होता है 0.5। क्या दोनों बात एक है, 2 और 0.5 वैल्यू तो अलग हुआ ना, तो इसीलिए अगर रेशियो का टर्म आगे पीछे कर देते हो तो उसका वैल्यू भी क्या होता है, बदल जाता है। इसीलिए ऑर्डर क्या है, हमेशा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ऑर्डर चेंज होने पे, जैसे कि ये दोनों हम लोग का क्या है, नॉट सेम, ठीक है। ऐसा सोचने का कोई जरूरत नहीं कि 2:1 लिखो या 1:2 लिखो, बात एक ही है, ऐसा नहीं होता है। 2:1 का मतलब अलग, 1:2 का मतलब अलग हो जाता है, ठीक है। अब तुम लोग एक रेशियो बताओ मुझे, रेशियो बिटवीन, ये फाइंड आउट करके बताओ, 150 ग्राम एंड 2 kg, बताओ कितना होगा। पूरा आंसर बताओ। 150 इंटू 2, 150 और इधर 2000 इज टू, ठीक है। पूरा आंसर कितना है, 3:40। 15:200। हाँ, 3:40। देखो अभी अभी बोलो, 3:40। हाँ 3:40 हो रहा है सबका, 3:40, क्योंकि तुम लोग को सबसे पहले करना क्या है, या तो दोनों डेटा को ग्राम में ट्रांसफर करना है, या दोनों डेटा को किस में ट्रांसफर करना है, किलो में। अब ग्राम से किलो में जाओगे डिवाइड करना पड़ता है, किलो से ग्राम में जाएंगे क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड। तो जो ठीक लगे वो कर सकते हो, तो डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आने का चांसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 150 ग्राम इज टू, यहाँ पर 2 kg, 2 kg मतलब कितना ग्राम, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम और ग्राम। तो यहाँ 1 और यहाँ पर कितना जीरो हो जाता है, 3 जीरो। ऐसे ही तो करते हो ना तुम लोग, ऐसे ही सीखे हो, तो ये देखो, या फिर जैसे भी सीखे हो वैसे कर सकते हो। किलो से ग्राम में गए, 1000 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 150 ग्राम, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2000 ग्राम। अब इसको चेक करो कितना हो जाएगा, ये देखो 150 ग्राम डिवाइडेड बाय 2000 ग्राम, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 40। अच्छा, क्या यहाँ पर हम लोग ग्राम लिखेंगे, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया, क्या हम लोग यहाँ पर ग्राम लिखेंगे, सोच के बोलो। 3:40, गलत लिख दिए, 5 3 और ये हो गया, ठीक लिखा ना, 5 और 4, ठीक है। अच्छा, अब बोलो मुझे कि क्या हम लोग ग्राम लिख सकते हैं, मतलब 3:40 होगा कि 3 ग्राम/40 ग्राम होगा, क्योंकि ये, 3:40। हाँ ये यूनिट लेस हो जाता है, क्योंकि ग्राम और ग्राम भी क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। मतलब रेशियो का कभी कोई यूनिट नहीं होता है, कभी देखिए 2:1 के साथ कुछ लिखा हुआ है, यूनिट कभी नहीं लिखा हुआ रहता है। 3:4, 3:4, ऐसे कभी देखे हो कि ₹3:4। हाँ, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, लिखने के बाद फिर जो है रुपीस हटा देना है, तो क्या बचेगा 3:4। तो यहां से हम लोग को ये चीज में पता चलेगा कि रेशियो हमेशा क्या होता है, यूनिटलेस। रेशियो इज ऑलवेज
यूनिट लेस। रेशियो में कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑलवेज कंपेयर कैसे होगा? सेम काइंड ऑफ चीजों में, ठीक है। सेम यूनिट के चीजों में तो मुझे कंपैरिजन करना पड़ेगा, सेम काइंड नहीं, सेम यूनिट, ठीक है। सेम यूनिट के चीजों में कंपेयर करेंगे। जब मेरा हर बार यूनिट सेम होगा तो यूनिट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि रेशियो जब भी करेंगे तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो वो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? कैंसिल आउट होगा। कंपैरिजन करने के लिए दोनों सेम तरीके का डेटा चाहिए, तो कैंसिलेशन तब हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ग्राम ग्राम है तो ये कैंसिलेशन हो जाएगा। ये समझ में आ गया यहाँ से? अच्छा, अब नेक्स्ट और एक मुझे कैलकुलेट करके बताओ। 25 मिनट्स and 45 seconds. The ratio find out करना। 100:3। या तो दोनों को ही किस में ट्रांसफर करोगे? मिनट्स में, या दोनों को ही किस में ट्रांसफर करोगे? सेकंड में। तो कौन सा आसान रहेगा? सेकंड में ट्रांसफर करना आसान रहेगा मेरे हिसाब से। तो बोलो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60। तो 25 मिनट में कितना होगा? हाँ 100:3। हाँ 100:3। 100:3। हाँ 100:3। ये देखो कैसे निकालोगे। देखो ये नॉर्मल है हम लोग का, ठीक है। हम लोग जैसे बचपन में करते हैं ना, 25 मिनट्स इंटू कितना सेकंड होगा? 60 सेकेंड, ठीक है। इस टू ये तो सेकंड में ही है, कितना था? 45 सेकेंड। तो ये 60 इंटू 25 कितना होता है? 1500 सेकेंड। और ये कितना हो गया? 45 सेकेंड, ठीक है। तो 1500 सेकेंड डिवाइडेड बाय 45 सेकेंड, तो अब कितना आ जाएगा? 300 इज टू, अच्छा और भी कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 100 इज टू 3। और ये सेकेंड सेकेंड भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन समझ में आया? दोनों क्वेश्चन में क्या था कि हम लोग कंपेयर करने के लिए चेंज क्यों करें? क्योंकि डेटा तो सेम काइंड था। जैसे कि पहले वाला डेटा किस तरीके का था बोल सकते हो? दोनों ही वेट के ऊपर था। मतलब यहाँ पर प्रीवियस वाला जो डेटा था ना, वो ग्राम वाला और किलो वाला, उसमें सेम काइंड था लेकिन सेम यूनिट नहीं था। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्या है, ये जो क्वेश्चन गिवन था ये सेम काइंड का तो था लेकिन सेम यूनिट का नहीं था। तभी हम लोगों ने सेम यूनिट में ट्रांसफर किया। सेम काइंड का मतलब यहाँ पर काइंड क्या था? वेट। केजी मतलब क्या होता है? वेट होता है ना। और यहाँ पर अगर देखोगे तो ये क्वेश्चन कैसा था? ये भी सेम काइंड था। यहाँ पर क्या चीज के ऊपर कंपैरिजन था? टाइम। लेकिन क्या चीज जो है सेम नहीं था? यूनिट, ठीक है। यूनिट हमारा सेम नहीं था, एक सेकंड में था एक मिनट्स में था। तभी हम लोगों ने इसको ट्रांसफर करके क्या कर दिया? दोनों को सेकंड कर दिया। तुम लोग चाहो तो मिनट भी कर सकते हो, जो करना चाहो वैसे कर सकते हो। लेकिन कंपेयर तभी होगा जब दोनों चीज हमारा, दोनों यूनिट हम लोग का सेम होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा अब देखो, अगर हमें ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम लोग उसको कैसे रेशियो में ट्रांसफर करेंगे? देखो ये बात। अच्छा तुम लोग को बताना है कि इसमें से बिगर वैल्यू कौन सा है। ये क्वेश्चन दिया है, मैंने थोड़ा टेढ़ा लिख दिया मैंने। एक सेकंड। 2 and 1/3 इज टू 3 and 1/3, ठीक है। तुम लोग को बताना है कि इसमें से दो दो रेशियो है। यहाँ पर मैंने सेमी कॉलन दिया है, ठीक है। ये एक रेशियो है, ये एक रेशियो है। दो क्वेश्चन है, तुम लोग को बताना है कि इसमें से ग्रेटर कौन है। फाइंड ग्रेटर रेशियो, मतलब कौन सा रेशियो बड़ा है? ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है, ठीक है। यहाँ सेमीकोलन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। तुम लोग को बताना है कि कौन सा रेशियो हम लोग का बड़ा है।
ये वाला बड़ा है 3.6:4.8। ठीक है, तो कैलकुलेट करो, पता चल जाएगा। बोलो, बाकी लोग भी आंसर दो। 3.6:4.8. 3.6:4.8 लार्ज है। 3.6 into 4.8. हाँ, ये वाला बड़ा है। देखो, अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। एक सबसे शॉर्टकट बताते हैं, इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होता है, ये पता है ना सबको। 2 into 3 मल्टीप्लाई करना होता है। 6 + 1 7/3। अच्छा, ये कितना हो 7 जाएगा? by 3. हाँ, ये हो जाएगा 10/3। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया 7/3। अब देखो, इसको अगर तुम लोग देखो, 3 तरीके से हो सकता है, हम दिखा देते हैं। अब 7/3 को कैलकुलेटर पे, तो क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड होता है सभी का यूज करना, तो 2.33 और ऐसे आ रहा है, तो ऐसे होने पे इसके माथे पे ऐसे लग जाता है। ठीक है, जब 3 3 3 3 3 कंटिन्यूअसली होता है तो ये वाला पॉइंट यूज किया जाता है। और 10/3 का मतलब कितना होगा? 3.333 ऐसे चलता जाएगा। अगर चलता जाएगा तो इसके माथे पे ऐसे पॉइंट लग जाता है। अगर कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है मतलब 3 3 3 3 3 ऐसे ही चलेगा, कुछ और नहीं। अब देखो, ये वाला ऐसे आ गया, और इधर वाला कितना है? 3.6:4.8। ठीक है, अब मुझे बोलो कि 2.33 और 3.3, ये वाला, इसको ऐसे डिवाइड करो। 2.33 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 3.33। अब कैलकुलेटर लो, कैलकुलेटर पे क्या करना है? 2.33 तुम लोग को तब तक लिखते जाना है जब तक कैलकुलेटर ले सकता है। 2.33333 ऐसे कैलकुलेटर पे लिखते जाना है जब तक कैलकुलेटर ले सकता है, डिवाइडेड बाय 3.333 जब तक कैलकुलेटर लेगा तब तक लिखते जाना है। मेरे कैलकुलेटर पे ज्यादा कैपेसिटी है, इसमें जो लैपटॉप वाले में तुम लोग का उतना नहीं होगा। तो यहाँ पर कितना आ गया? 0 पॉइंट, ये देखो कितना आया, 70। और इसको डिवाइड करो, 3.6 डिवाइडेड बाय 4.8, देखो कितना आ, कितना आ गया? 0.75। अब बोलो कौन बड़ा है, 0.70 की 0.75? 75 ऑब्वियसली। 0.70 से तो 0.75 बड़ा है, तो 3.6:4.8 इज ग्रेटर देन 2 and 1/3 ये सबसे आसान तरीका है जल्दी कैलकुलेट करने का। ठीक है, इसके अलावा भी और तो प्रोसेस से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि देखो, यहाँ पर ये वाला है ना, 2 and 1/3। ठीक है, 3 and 1/3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, कितना? तो इसको अगर नीचे का 3 हटा सकते, दोनों में ही 3 है, तो नीचे का दोनों का 3 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 10। और इधर कितना था? 3.6:4.8। पॉइंट हटाने का रूल्स पता है? 3.6 को हम लोग पहले कितना लिखेंगे? 36, फिर नीचे कितना लगाएंगे? 10। ठीक है, और इधर वाला कितना लिखेंगे? 48, फिर नीचे कितना लिखेंगे? 10। अच्छा, अब 36:48 देखो कितना होता है, इसको सिंप्लीफाई करो, कितने से होगा? 12 से होगा। 12 3 is 36, 3:4। अच्छा, अब 3:4 मतलब 3/4 करके देख लो कितना होता है, 7/10 करके देख लो, तो 7/10 वही आएगा 0.70। और 3/4 कितना आएगा बोलो तो? 0.75। ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ये भी हो जाएगा, जैसा करना चाहिए, जो कंफर्टेबल है जिससे उसी से कर सकते हो। दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा। बोलो, यहाँ तक समझ में आया सबको? अच्छा, ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट एक लिखते हैं। इफ a quantity increase
और डिक्रीज इन रेशियो ऑफ A is to B, then new quantity equal to B into original quantity divided by A. ये एक फॉर्मूला है, लेकिन ये बेसिकली यूनिटरी मेथड से ही आया हुआ है, तो हम तुम लोग को एक क्वेश्चन के साथ इसको समझा देते हैं। पहले ये लिख लो, फिर हम समझाते हैं। लिखे हो सबको ये वाला पॉइंट? अच्छा, अब यहाँ ना एक क्वेश्चन हम दिखाते हैं, ठीक है? उस क्वेश्चन पे ये वाला जो है फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर। बोल रहा है कि रौनक वेट 56.7 kg, इफ ही रिड्यूसेस वेट इन द रेशियो 7:6, फाइंड हिज न्यू वेट। बोल रहा है कि रौनक का करंट वेट है 56.7 kg और उसने अपने वेट को कैसे कम किया, उस चीज को रेशियो में बता दिया है, तो उसका न्यू वेट कितना होगा ये पूछा है, ठीक है? तो तुम लोग इस पे अप्लाई करके बताओ। तो रौनक का प्रेजेंट वेट है, ये देखो, रौनक का वेट जो है वो कितना बताया है, 56.7 kg, ठीक है? और रिड्यूस किया है उसने, रिड्यूस वेट हम इसको सिंपल ऐसे ही लिख दे रहे, इन रेशियो 7:6, ठीक है? इसमें कम किया है, पूछा है कि न्यू वेट कितना है, मतलब कम करने के बाद उसका वेट कितना होगा। तो इतना तो पता चल रहा है, आंसर कितना आएगा, 56.7 से कम आएगा कि ज्यादा आएगा? कम आएगा, क्योंकि जो वेट है उससे उसने घटा लिया है, तो फिर उसका जो आंसर है 56.7 से कम आएगा। अब तुम लोग चाहो तो इस फॉर्मूले में डाल के मुझे आंसर बता सकते हो, बाकी हम तुम लोग को बता देते हैं ये क्यों ऐसा 48.6। तुम लोग फॉर्मूले में सबको इसको दे के मुझे बताओ आंसर क्या हो। न्यू वेट, यहाँ पर क्वांटिटी जो है वो वेट में है, तो न्यू वेट क्या होगा ये तुम लोग बताओ। तो कैसे लिखोगे, बी बाई ए इंटू ओरिजिनल क्वांटिटी। तो ओरिजिनल यहाँ पर क्वांटिटी किस चीज का है, वेट का है, तो ओरिजिनल क्वांटिटी कितना लिखोगे, 56.7, और बी बाई ए का मतलब ये रेशियो होता है ना, ठीक है? ये ए इज टू बी, तो 6/7। अब आंसर देखो कितना आता है, 46 kg, ठीक है? अब ये बेसिकली यूनिटरी मेथड ही है। तो मुझे एक चीज बोलो, तो ये 7:6 में कौन सा प्रीवियस डेटा है और कौन सा करंट डेटा है? ऑब्वियसली 7 जो है वो प्रीवियस है और 6 जो है वो नया वाला होगा, क्योंकि कम हो गया है ना। तो इसका मतलब देखो, जब वेट 6 से कितना हो गया है, कम होके ओल्ड से मुझे जाना है ना, तो ओल्ड कितना है बोलो, रेशियो में ओल्ड वैल्यू कौन सा है, 7। तो 7 से कम होके कितना हो गया, 6। तो 1 अगर था तो अभी कम होने से कितना होगा, 6/7, यूनिटरी मेथड जो होता है। तो अगर कभी 56.7 रहा था तो अभी कितना हो जाएगा, 6/7 इंटू 56.7, क्योंकि हम लोग को पता है यूनिटरी मेथड क्या होता है, ज्यादा से कम में जाओ तो क्या होता है, डिवाइड, और कम से ज्यादा में जाओ तो क्या होता है, मल्टीप्लाई। जैसे कि एक पेन का प्राइस 5 रुपया है तो 5 पेन का कितना होगा, 5 इंटू 5 होगा, मल्टीप्लाई। अगर 10 का प्राइस 2 रुपए, 10 का प्राइस 20 है तो एक एक का कितना होगा, 20/10, तब डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पर ये देखो, ये यूनिटरी मेथड से ही बना हुआ है, लेकिन इस तरीके से दिया हुआ है, बाई चांस तुम लोग का कुछ मतलब ऐसे एमसीक्यू में पूछ लिया तो ठीक है, तो बी बाई ए इंटू ओरिजिनल क्वांटिटी, लेकिन है कैसा, वही यूनिटरी मेथड से ही है, ठीक है? अलग कुछ भी नहीं है। बोलो, ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया तुम लोग? अच्छा, ठीक है। तो चलो अब एक रेशियो बताओ, रेशियो फाइंड आउट करो, 1/3 is to 1/8 is to 1/6, ठीक है?
इसका तुम लोग को रेशियो बताना है। ये बेसिकली रेशियो में नहीं है, क्यों नहीं है मुझे बता सकते हो? हाँ, क्योंकि सबका बेस देखो अलग अलग है, ठीक है। किसी का वैल्यू आउट ऑफ 3 बताया जा रहा है, किसी का वैल्यू आउट ऑफ 8 बताया जा रहा है, किसी का वैल्यू आउट ऑफ 6 बताया जा रहा है। तो सारे बात तो एक नहीं, किसी को 50 आउट ऑफ मिला है 50, देखो किसी को मिला है 50 आउट ऑफ 50 और किसी को मिला है 50 आउट ऑफ 100। क्या दोनों बात एक है? नहीं। तो कंपेयर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कौन अच्छा परफॉर्मेंस दिया, वो तो तुम लोग ऐसे भी देख के बोल सकते हो कि इसका सबसे अच्छा है, लेकिन इसको अगर कंपेयर करना है तो क्या करना चाहिए हम लोग को? इसको भी 100 कर लो या इसको 50 कर लो। तो इसको ऐसे कर दिया, मतलब इसका क्या हो गया, इसको 100 आउट ऑफ 100 मिलेगा, कंपेयर करने के लिए बोल सकते हैं। और इसको कितना मिला है? एक जन को मिला है 100 आउट ऑफ 50, एक जन को मिला है, इसका मतलब 100 आउट ऑफ 100। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम वही है कि हम लोग का बेस अलग अलग है, तो बेस को बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने से तब हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। तो बेस को बराबर कैसे कर सकते हो? देखो, ये जो भी नीचे डेटा है इसका तुम लोग करो एलसीएम, ठीक है। हाँ, 24 होगा। 80 कर दीजिए। एलसीएम करो, 24 आएगा, सबको ही वही बोल रहा है, एलसीएम करो। 3, 8 और 6। टू इंटू 3 इंटू 4, 1 1 और लिखा नहीं मैंने, कितना हो गया 24। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है, हर जगह पे 24 को कर देना है मल्टीप्लाई। तो देखो कितना आ जाएगा, 8:3 ऐसे कर। देखो एलसीएम करने से 24 तुम लोग को आसानी से मिल जाएगा। बाकी देखो और एक चीज भी होता है, तुम लोग को नीचे सबका बेस बराबर करना है, तो फिर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ कितना करोगे 3, और यहाँ कितना करोगे 8, तो सभी में क्या आ जाएगा 24। अब यहाँ 8 दोगे तो अभी अभी सिखाया था एकदम स्टार्टिंग में, यहाँ कितना देना पड़ेगा 8, यहाँ 3 दोगे तो यहाँ कितना देना पड़ेगा 3, ताकि अनचेंज रहे। यहाँ 4 दे रहे हो तो यहाँ कितना देना पड़ेगा 4। अब देखो कितना आ जाएगा 8:3:4, क्योंकि सबके नीचे तो 24 आ जाएगा। अगर 24 आ गया तो 24 कैंसिल, मतलब तुम लोग को ढूंढना पड़ेगा ऐसा कौन सा डेटा है जो कि सभी के नीचे बराबर आ जाएगा। वो ढूंढने में टाइम लगता है, इससे बेटर है कि सबका कर दो एलसीएम, तो तुम लोग को जल्दी पता चल जाएगा कि वहां पर 24 होगा। बाकी अगर देख के भी समझ सकते हो कि भाई मेरा 24 से होगा, तो वैसे ही उस हिसाब से तुम लोग मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो 8:3:4 हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल 2। यहाँ पर क्या दिया है देखो, बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल ऑफ 720 स्टूडेंट इज 3:5। बोल रहा है कि एक स्कूल में कितने स्टूडेंट है? टोटल 720 स्टूडेंट्स है, जिसमें से बॉयज और गर्ल्स, देखो बोला है कि रेशियो ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब पहले किसका डेटा दिया हुआ है बॉयज, उसके बाद किसका दिया हुआ है गर्ल्स, क्योंकि रेशियो जैसे बोला हुआ रहेगा वैसे हमें फॉलो करना पड़ेगा। 3 कितना है 5। अब बोल रहे हैं इफ 18 न्यू गर्ल्स एडमिटेड इन द स्कूल, अब और भी गर्ल्स कितने आ गए हैं एक्स्ट्रा 18। फाइंड हाउ मेनी न्यू बॉयज मे बी एडमिटेड सो दैट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स मे चेंज टू 2:3। मतलब ये तो ओल्ड रेशियो है, बोल रहा है न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, होना चाहिए 2:3। अब ये चेंज क्यों हो रहा है? जरूर बॉयज और गर्ल्स के जो नंबर है वो चेंज हो रहा है, जिसमें से हमें एक तो बता दिया है कि गर्ल्स एडिशन कितना हो रहा है 18। अब बोल रहा है कितने बॉयज एडिशन हो ताकि रेशियो 2:3 बने, ठीक है। अच्छा, तो ये हम लोग अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। तो बिना एक्स माने हम लोग पहले ट्राई करेंगे। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ कि अगर टोटल 720 स्टूडेंट्स है तो करेंटली कितने बॉयज और गर्ल्स है? क्योंकि रेशियो तो बता दिया है कितना 3:, मतलब रेशियो कैसे निकला होगा, नंबर ऑफ बॉयज लिखा होगा किसी ने और फिर यहाँ पर क्या लिखा होगा, नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। ये करने पे मेरा कितना आया 3:5, मतलब ये टोटल को सिंप्लीफाइड करते करते 3:5 आए, तो टोटल कितना है 720। तो अब इसमें बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं? 3/8, ठीक है। ये बॉयज हो जाएगा, ऐसे निकालते हैं ना रेशियो, मतलब 3:5, मतलब टोटल स्टूडेंट कितना
8, 5 + 3 8 है ना। आउट ऑफ 8 कितने बॉयज है? 3, तो आउट ऑफ 720 कितने बॉयज हो गए? इनटू 7। समझ में आया? ऐसे करके तुम लोग नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स निकालो, ठीक है? ठीक है, चलो हम लोग इसको लिखते हैं। देखो ऐसे लिखो कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे? 720 इंटू 3/8। ये क्यों किया जाता है मैंने अभी बताया। देखो ये भी देख लो, 3:5 अगर मेरा रेशियो है, इसका मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 8। 8 में से 3 बॉय है, तो 720 में से कितने होंगे? तो यहाँ पर कितना आ जा रहा है? कितना बोल रहे हो? 270। और नंबर ऑफ गर्ल्स बोलो, वो कैसे निकालोगे? 450 होगा। 720 into 5/8. 720 इंटू 5/8। हाँ, माइनस करने से भी होगा। 720 से 270 माइनस कर दोगे तो भी आ जाएगा, वो भी चलेगा। तो ये कितना हो गया? 450। ये जो है ये प्रीवियस क्वांटिटी है, मतलब जो था, ठीक है। अच्छा, अब न्यू गर्ल्स कितने आए हैं? 18, ठीक है। तो न्यू गर्ल्स जो है वो 18 अगर है, तो न्यू गर्ल्स 18, तो टोटल गर्ल्स अभी कितने हो गए? हाँ, 450 + 18, तो कितना हो जाएगा? 468, ठीक है। तो अगर न्यू गर्ल्स हो गए हैं इतने, बोलो यहां तक समझ में आ गया? बोलो यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? 450 गर्ल्स पहले से थे और 18 गर्ल्स अभी आ गए, तो टोटल गर्ल्स कितने हो गए? 468। लेकिन हम लोग को पूछ रहा है कि कितने बॉयज और एडमिशन होने चाहिए ताकि रेशियो हम लोग का कितना बने? 2:3, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं। हमारा रेशियो कैसे चाहिए? बॉयज:गर्ल्स फॉर्म में ही चाहिए, तो मुझे ये वाला डेटा चाहिए। देखो बॉयज बाई गर्ल्स कितना होना चाहिए? 2/3। ये कहां पर बोला हुआ है? क्वेश्चन में बोला हुआ है। अब बॉयज पहले से कितने थे? 270, ठीक है। और गर्ल्स पहले से कितने थे? हाँ, और नए मिलके कितने हो गए? 468। तो बॉयज में एडमिशन मान लेते हैं कितने लोग ले रहे हैं? एक। अगर ये होता है तो मेरा रेशियो कितना बन जाएगा? 2/3। अब तुम लोग को इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर लिख सकते हो, लेट न्यू बॉयज बी एक्स, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि एक्स नंबर ऑफ बॉयज और एडमिशन लेने वाले हैं, तो क्वांटिटी बढ़ जाएगा। पहले तो 270 था, प्लस एक्स हो जाएगा। हम लोग को ये एक्स ही तो फाइंड आउट करना है, जो मतलब इतने लोग आने पे, इतने बॉयज आने पे रेशियो 2:3 बनेगा। अब तुम लोग को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, हाँ बोलो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। 3 इंटू कितना हो जाएगा? 270 + x, फिर 468 इंटू 2, ठीक है। तो 270 + x, तुम लोग जैसा सॉल्व करना चाहो कर सकते हो। हम इस तरीके से कर रहे हैं, /3। अगर तुम लोग इसको मल्टीप्लाई करना चाहो कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा डिफिकल्ट ज्यादा होगा, कैलकुलेशन ज्यादा होगा, डिफिकल्ट कुछ नहीं है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर? 156 इंटू 2 कितना होता है? 312 माइनस 270 कितना आ गया? 42। तो अगर 42 बॉयज एडमिशन ले लेंगे, तो उसमें हम लोग का क्या हो जाएगा? जो रेशियो ये लोग चाह रहे हैं 2:3 हो जाए, वो हम लोग का हो जाए, ठीक है। 2:3 बन जाए। बोलो क्वेश्चन समझ में आया कैसे क्या हुआ? ठीक है, बोलो कोई डाउट है किसी को भी? समझ में आया? अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे रेशियो का कुछ नाम, ठीक है। इनवर्स रेशियो, अलग अलग नाम होता है, तो हम बता देते हैं। देखो, एक होता है इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो क्या होता है, तो हम एक एग्जांपल से समझा देते हैं। इनवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा, ऑपोजिट। अगर मान लो मेरा 5:3 है, तो इसका इनवर्स क्या होगा? बोलो बोलो। 3:5, ये होता है इनवर्स रेशियो। अगर मेरा 5:3 है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? ऑपोजिट, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर एक पॉइंट इस पे लिखो, वन रेशियो इज इनवर्स ऑफ एनदर इफ देयर प्रोडक्ट इज 1।
ये एक प्रॉपर्टी होता है। तो बताते हैं ये क्या बोल रहा है। पहले मुझे एक चीज कंफर्म कर दो, तुम लोग को इनवर्स वाला बात समझ में आ गया ना, इनवर्स रेशियो क्या होता है। तो अब ये वाला भी समझ में आएगा। बोल रहे हैं वन रेशियो इज इनवर्स ऑफ एनदर इफ देयर प्रोडक्ट इज वन। बोल रहे हैं एक रेशियो दूसरे रेशियो का इनवर्स होगा अगर उन दोनों रेशियो का प्रोडक्ट क्या होगा, वन होगा। जैसे अभी देखो 5:3 को कितना लिख सकते हैं, 5/3। इसका इनवर्स क्या है, क्या इसका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करने से वन आता है। तो यही बोल रहा है प्रॉपर्टी कि एक रेशियो दूसरे रेशियो का इनवर्स अगर है तो इसका मतलब उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन वन होगा। या फिर दो रेशियो का मल्टीप्लीकेशन अगर वन आ रहा है तो इसका मतलब वो दोनों रेशियो एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। दोनों तरीके से बोल सकते हैं। अगर दो रेशियो का मल्टीप्लीकेशन वन आ रहा है तो एक रेशियो ऑब्वियसली दूसरे रेशियो का इनवर्स होगा। ये 5/3 से ही होगा ऐसा बात नहीं, तुम लोग कोई भी डेटा ले लो, लाइक 2/3 और इसका इनवर्स कितना 3/2, ये कितना आ जाएगा 1। ऑलवेज ये कंडीशन सेटिस्फाई। बोलो ये प्रॉपर्टी समझ में आया, समझ में आया ये वाला प्रॉपर्टी, कोई डाउट नहीं है। अच्छा नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर ग्रेटर एंड लेस इनइक्वालिटी, ये क्या होता है। जैसे मान लो ऐसे दिया हुआ है 5:3, ठीक है। तो इसमें कौन किससे ग्रेटर है, कौन सा टर्म किससे बड़ा है, मतलब 5 > 3 ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब मान लो इसी को मैंने ऐसे लिख दिया और दूसरा एक लिखा 2:7, इसमें कौन किससे ग्रेटर है, 7 > 2। तो अगर फर्स्ट टर्म इज ग्रेटर देन सेकेंड टर्म तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटर इन इक्वालिटी, ठीक है। इसका मतलब हो गया अगर फर्स्ट टर्म जो है किसी भी रेशियो का ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, सेकेंड टर्म, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेटर इन इक्वालिटी। सीधा बात है, अगर पहला वाला टर्म बड़ा हुआ तो ग्रेटर इन इक्वालिटी, और अगर दूसरा वाला जैसे कि इसमें क्या है, सेकेंड टर्म ग्रेटर देन क्या है, फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेस इन इक्वालिटी, ठीक है, लेस इन इक्वालिटी। फर्स्ट टर्म अगर सेकेंड टर्म से बड़ा होगा तो ग्रेटर इन इक्वालिटी। इसका रीजन भी होता है, देखो अगर 5/3 करोगे ना तो तुम लोग का आंसर कैसे आएगा बोलो तो, 3 1 3, 1.666 ऐसे आ रहा है, और 2/7 करने पे पॉइंट में आएगा शायद। हाँ मतलब नॉर्मली क्या होता है ना, अगर सेकेंड वाला टर्म मेरा बड़ा हुआ तो मेरा 0 पॉइंट इस तरीके का नंबर आ सकता है। तो ये ग्रेटर इनइक्वालिटी और ये क्या हो गया, लेस इनइक्वालिटी, इस वजह से बोला जाता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आया, बोलो ये वाला पॉइंट समझ में आया, ग्रेटर इनइक्वालिटी और लेस इनइक्वालिटी। लिख पा रहे हो ना तुम लोग, देखो मेरा थोड़ा स्पीड में लिख लेते हैं, पहली बार लिख रहे हो तो प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा अब नेक्स्ट पॉइंट करो, कंपाउंडिंग ऑफ रेशियोज, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे कंपाउंडिंग ऑफ रेशियोज। लिखो कंपाउंडिंग ऑफ रेशियोज, कंपाउंडिंग ऑफ रेशियो। अच्छा कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन करना। जैसे कि मान लो ऐसे दिया हुआ है A:B एक रेशियो और दूसरा दिया हुआ है मान लो C:D। इसका कंपाउंडिंग कैसे करेंगे, A:B को कैसे लिखेंगे बोलो, फ्रैक्शन में, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के लिए डिवाइड फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इनटू क्या हो गया C/D, तो कितना आ जाएगा ACBD, ये हो गया कंपाउंडिंग। अच्छा फिर तुम लोग मुझे इसका करके बताओ 3:7 और 5:9, बोलो इसका कंपाउंडिंग का आंसर क्या हो।
15:63। हाँ, तो ये देखो 3/7 लिखोगे और इसको कितना लिखोगे 5/9। अब मल्टीप्लाई करो कितना हो गया, ये 3 ऐसे कैंसिल भी कर सकते हो, 5 बाई कितना हो गया, ऐसे भी लिख सकते हो। और अगर पूरा लिख रहे हो तो 15 बाई कितना हो जाएगा 63। लेकिन रेशियो में सिंप्लीफाइड फॉर्म ही प्रेफरेबल होता है, तो हम लोग 5/21 ही लिखेंगे। बाकी अगर ऑप्शन में हमारा वैसा नहीं है, कुछ और है तो ठीक है, वैसा लिखेंगे। ठीक है, अच्छा देखो ये समझ में आ गया, कोई डाउट है यहाँ तक, समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ए रेशियो compounded of itself, compounded of itself is called duplicate ratio। ये DUPLICATE लिखा है, डुप्लीकेट रेशियो। लिखो, बताते हैं क्या होता है। अगर रेशियो को तुम लोग ही बताओ क्या होगा। कंपाउंड तभी सीखा अगर रेशियो खुद ही खुद के साथ कंपाउंड हो रहा है, मतलब खुद ही खुद के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर जो रेशियो निकल के आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओरिजिनल वाले रेशियो का डुप्लीकेट रेशियो। जैसे मान लो एक रेशियो है A:B, ठीक है, मुझे इसका कंपाउंड करना है। कंपाउंड करने का मतलब अभी सीखा, क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो अगर मुझे कंपाउंड करना है तो A/B, इसके साथ ही इसका ही कंपाउंडिंग करना है, तो इनटू कितना लिखेंगे A/B, तो कितना आंसर आएगा B²। ठीक है, तो ये जो A² B² है ये क्या बन गया, ये बन गया है डुप्लीकेट। किसका डुप्लीकेट बना, ये ओरिजिनल वाले का, A:B का। ठीक है, ये डुप्लीकेट बन गया A:B का। अच्छा तो तुम लोग मुझे बताओ 2:7 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, बताओ, ऐसे अगर पूछ ले। हाँ, इसका डुप्लीकेट बताओ, सबको ही बताओ, इसका डुप्लीकेट क्या होगा। फोर बाय 49। हाँ, 4/14। देखो डुप्लीकेट करना है तो उसी के साथ कंपाउंडिंग करना। ठीक है, समझ में आ गया, 4/49। और इसमें एक चीज याद रखना है, डुप्लीकेट कौन है, ये जो निकाला, और ओरिजिनल जो दिया हुआ है ये ओरिजिनल। ठीक है, ये ओरिजिनल होगा और ये इसका डुप्लीकेट। अच्छा अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिप्लीकेट रेशियो। जैसे डुप्लीकेट पढ़ा वैसे ही पढ़ेंगे ट्रिप्लीकेट रेशियो। अच्छा ट्रिप्लीकेट रेशियो कैसे होगा, देखो 3 बार कंपाउंडिंग करना है। ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या करना है, 3 बार कंपाउंडिंग करना है। जैसे डुप्लीकेट में हम लोगों ने कितना बार कंपाउंडिंग किया, 1 बार। तो A:B अगर मेरा ओरिजिनल रेशियो है, ठीक है, ओरिजिनल रेशियो है, मुझे बोलो इसका ट्रिप्लीकेट कैसे निकालोगे। अभी मैंने बोला, तुम लोग ही बताओ, ट्रिप्लीकेट मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो कितना कितना लिखेंगे, A⁵B⁵, A/B 3 बार लिखेंगे तो कितना आ जाएगा A⁵B⁵। तो ये क्या बन गया, ये बन गया ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B। ठीक है, अच्छा तुम लोग मुझे 2:3 का ट्रिप्लीकेट बताओ कितना होगा। 8/27। हाँ 8/27। 2:3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 2/3 2/3 2/3, कितना हो गया 8/27। ये इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो निकल गया। ठीक है, तो ओरिजिनल जो हमें दिया हुआ है, डुप्लीकेट मतलब 2 बार मल्टीप्लीकेशन उसी का, और ट्रिप्लीकेट मतलब 3 बार मल्टीप्लीकेशन, ये याद रह जाएगा। ठीक है, डुप्लीकेट 2 बार, ट्रिप्लीकेट का मतलब 3 बार। ठीक है, अच्छा अब हम लोग पढ़ेंगे सब डुप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे सब डुप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट। लिखो सब डुप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, जैसे वहां डुप्लीकेट में हम लोग क्या कर रहे थे, स्क्वायर हो जा रहा था ना, यहां पर क्या हो जाएगा A:B अगर मेरा क्या है ओरिजिनल रेशियो है, ठीक है,
तो इसका सब डुप्लीकेट क्या होगा, ये वाला, ये क्या बन गया, सब डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट में स्क्वायर कर रहे हैं और सब डुप्लीकेट में क्या कर रहे हैं, रूट ओवर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर जैसे तुम लोग बताओ 25:49, ये मान लो ओरिजिनल है, इसका सब डुप्लीकेट बताओ। 5:7 सब डुप्लीकेट हो जाएगा। सब डुप्लीकेट का मतलब हमें रूट कर देना। तो रूट ओवर ऑफ 25 कितना होता है, 5 होता है, और रूट ओवर ऑफ 49 कितना होता है, 7 होता है। तो 5:7 इज सब डुप्लीकेट। ये कौन हो गया, ये हो गया सब डुप्लीकेट। किसका सब डुप्लीकेट, 25:49 का, ठीक है। सेम तरीके से हम लोग सब ट्रिप्लीकेट देखेंगे। सब ट्रिप्लीकेट में हम लोग क्या करेंगे, A:B अगर मेरा ओरिजिनल वाला है तो सब ट्रिप्लीकेट हो जाएगा, क्यूबिक बोलते हैं इसे। देखो ये क्यूबिक फॉर्म में, देखो यहाँ पर ये मैंने 3 जो लिखा नहीं, ये तुम लोग को अंदर में ही लिखना है, इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पर कुछ लिखा नहीं था, लेकिन जब स्क्वायर रूट होता है तो एक्चुअली यहाँ पर कितना है बोलो तो 2। ये इम्प्लाइड है, बोले या ना बोले, यहाँ पर कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तभी हम लोग ये वाला 25 जो है ना, इसका ऐसे लिख सकते हैं 1/2। मतलब यहाँ पर 2 लिखने का मतलब 2 दी पावर कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है। अब 25 का मतलब कितना, 5 का स्क्वायर और ये हाफ, तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तब जाके कितना आता है, 5 आने का रूल्स ये है, ठीक है। बाकी जो है स्क्वायर रूट का एक डिवाइड करने का रूल्स भी होता है, उसके हिसाब से भी 5 आता है और 7 आता है। और सब ट्रिप्लीकेट में ऐसे 3 लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि हम तुम लोगों से पूछ रहे हैं, ये बताओ कि 8:27, इसका सब ट्रिप्लीकेट कितना हो। 2:3। देखो तो क्या करोगे, क्यूबिक में 8 और क्या करोगे, क्यूबिक में 27। अब ये कैसे 2:3। निकालोगे, हाँ, देखो अब ये कैसे निकालोगे, 8 का मतलब कितना होता है, ये 8 टू दी पावर, ये यहाँ 3 होने का मतलब 2 दी पावर कितना होगा, 1/3। ये तुम लोग को इंडिसेस में भी सिखाया जाएगा, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पर बता देते हैं, ये फॉर्मूला होता है, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका फॉर्मूला हो गया B² 1/A, इस पे बेस्ड है। ये फॉर्मूला कहीं पर भी काम आ सकता है तुम लोग का, ठीक है। तो सिर्फ मैथ्स में नहीं, दूसरे जगह पे भी काम आ सकता है। तो 8⁻⅓, 27⁻⅓, क्या हम लोग इसको भी ऐसे करेंगे तो होगा, अभी मैंने दिखाया, इसको भी करोगे तो होगा, लेकिन यहाँ पर कितना लगेगा, 2, ठीक है। हाँ, मतलब 1/2 हो जाएगा, 2 लगेगा। अच्छा, 8 मतलब कितना होता है, 2⁻3। और 27 मतलब सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे, अगर किसी को नहीं पता है तो एलसीएम करते जाना, मिल जाए, ठीक है। 27 का 3⁻3। अब पावर आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर मोर देन 1 पावर है तो पावर आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, जैसे A⁴n A⁴n A⁴mn हो जाता है, ठीक है। ये वैसे भी तुम लोग यूज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 3 और 3 कैंसिल आउट, कितना हो गया 2, और यहाँ पर 3 और 3 कैंसिल आउट, कितना हो गया 3। तो 2:3 हो गया। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। बोलो, ये समझ में आया, सब डुप्लीकेट सब ट्रिप्लीकेट, स्क्वायर रूट करना है, क्यूबिक रूट करना है। जब 2 से करते हैं तो उसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, जब 3 से करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक। बोलो, यहाँ तक क्लियर है। और क्यूबिक रूट अगर किसी को निकालना नहीं आता है, या स्क्वायर रूट, तो कुछ नहीं, तुम लोग उसका एलसीएम करोगे तो पता चल जाएगा। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा 8 का 2 कैसे होगा, तो एलसीएम करना है। 27 का 3 कैसे आया, तो एलसीएम करोगे तो देखोगे 2 से तो ये जाने वाला है नहीं, तो नेक्स्ट डेटा कौन सा आता है 3, तो 3 से जाएगा, तो 3 से चेक कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब लिखो कंटिन्यूड रेशियो। कंटिन्यूड रेशियो, जैसे कि देखो, अगर ए बी सी मान लो ये तीनों है सिमिलर यूनिट वाला, ठीक है, तो हम लोग इसका रेशियो ऐसे बना सकते हैं, मतलब मोर देन 2 में भी होगा, ठीक है। ऐसे इसको बोलते हैं कंटिन्यूड रेशियो।
कि अगर सिमिलर यूनिट का है तो हम लोग इस तरीके से रेशियो बना सकते हैं। अभी तक तो हम लोग ए बी ही देख रहे थे ना, तो ए बी सी भी होगा, ए बी सी डी भी अगर सेम तरीके का होगा तो वो भी होगा, ठीक है, वो कंटिन्यू चलता जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूड रेशियो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये देखो, जैसे यहाँ पर बोला है कंटिन्यू रेशियो ऑफ 200 रुपीज 400 एंड 600 कितना होगा बोलो। बोल रहा है कि 200 रुपए 400 रुपए 600 रुपए, इसका कंटिन्यूड रेशियो क्या होगा बोलो। 200 रुपए 400 रुपए और 600 रुपए, ठीक है, इसका कंटिन्यूड रेशियो क्या होगा। हाँ हाँ, फिर इसको और सिंप्लीफाई करते जाना। ये देखो ऐसे करके लिख दोगे, वो रुपीस हटा दिए क्योंकि यूनिट फ्री तो होगा ही, वो तो हमें पता ही होता है। तो 2:4:6, जीरो सब जगह से इक्वल करके हटा दिया, तो 1:2:2, बोलो समझ में आया, तो आसान है। लेकिन हाँ, रुपीस रुपीस है तो ही हो रहा है, अगर ये 2 रुपीस और एक कुछ और होता तो फिर नहीं होता, ठीक है, सेम होना चाहिए तब जाके ही पॉसिबल है। ये हो गया हम लोग का कंटिन्यूड रेशियो, मैंने एक एग्जांपल भी दी। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो 4:5। 2 पर्सन का मंथली इनकम का रेशियो बताया है एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर 7:9। बोल रहा है कि जो एक्सपेंसेस है उसका रेशियो इतना है, दोनों का सेविंग्स है 50 पर मंथ, मंथली इनकम कितना है ये बताना है, ठीक है। तो हम एक बार डेटा को यहाँ पर शॉर्ट में लिख देते हैं, तुम लोग मुझे करके बताओ कि आंसर कितना होगा, ठीक है। ये देखो, मंथली इनकम का जो रेशियो है वो है 4:5, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे मंथली एक्सपेंस का जो रेशियो है, ये सब क्वेश्चन में गिवन है 7:9, ठीक है। और मंथली सेविंग्स जो है दोनों पर्सन का ही कितना है, ₹50 ईच, ठीक है। हम लोग को पूछा क्या है, मंथली इनकम बताओ, ये पूछा, मतलब तुम लोग को रुपीस में बताना है मंथली इनकम कितना हो। रेशियो दिया हुआ है लेकिन मुझे डेटा चाहिए, टोटल वैल्यू। फोर हंड्रेड 500, ऐसा लेकिन हम लोग 9-10 में करते हैं काफी क्वेश्चन, है ना, करते हैं। हमारे बंगाल बोर्ड में एक फेमस क्वेश्चन था, हमारे टाइम पे था, आसाम चा और दार्जिलिंग चा, ऐसा एक क्वेश्चन हमारे सोच में। প্রথমে তো রেশিওর উপরেই কোয়েশ্চেন ছিল, আগের যে সিলেবাস চলছে পাটিগণিত। 400 or rupees 500.
405। देखो यहाँ पर x का यूज करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। हम लोग ये मान सकते हैं लेट मंथली इनकम बी मैम 4x 2250। 2250 नहीं, 405, 4x एंड 5x, ठीक है। अच्छा, ये मैंने x क्यों मल्टीप्लाई किया बोल सकते हो, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैंने तुम लोग को बताया था कि हम लोग चाहे तो रेशियो के बोथ टर्म को सेम काइंड ऑफ डेटा से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। अगर मैंने यहाँ x लिया है तो यहाँ भी मुझे कितना लेना पड़ेगा, x ही लेना पड़ेगा, क्योंकि जब मैंने इसको शॉर्ट किया था 4:5 जब किया था तब जरूर सिमिलर डेटा से डिवाइड किया था, तो अभी मल्टीप्लाई करने से सिमिलर डेटा से करेंगे, तो मंथली इनकम इतना हो गया। अब बोलो इनकम एक्सपेंस और सेविंग्स में रिलेशन क्या है। हाँ, इनकम माइनस एक्सपेंस करोगे तो क्या आता है, सेविंग्स आता है, ठीक है। तो एक पर्सन का हम लोग का इनकम माइनस सेविंग्स करने से, हम लोग का इनकम माइनस एक्सपेंस करने से सेविंग्स आएगा। अब क्योंकि मैंने इनकम को मान लिया है तो हम थोड़ा सा इक्वेशन को इधर उधर कर देते, ठीक है। तो इनकम कितना है 4x, अच्छा एक्सपेंस का ना रेशियो दिया हुआ है, सेविंग्स कितना है 50। तो एक काम करते हैं, इसको ना हम थोड़ा चेंज करके लिखते हैं तो फिर मुझे लिखने में आसानी होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल लिख सकते हैं एक्सपेंस, ठीक है। अच्छा, अब देखो इनकम माइनस सेविंग्स मेरा एक पर्सन के लिए कितना हो जाएगा, पहले पर्सन के लिए 4x माइनस 50, और दूसरे वाले के लिए कितना हो जाएगा 5x माइनस 50। तो मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने का मतलब रेशियो कर दिया, और दोनों केस में मेरा क्या आएगा, एक्सपेंस आएगा। अब एक्सपेंस का रेशियो मुझे गिवन है कितना, बोलो। ये इक्वेशन समझ में आया, सॉल्व तो तुम लोग कर ही लोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, इक्वेशन समझ में आ गया। देखो नहीं समझने वाला कुछ नहीं है वैसे। देखो इनकम माइनस एक्सपेंस सेविंग्स मैंने इधर उधर इसीलिए किया बिकॉज हम देखो मेरे पास तो एक्सपेंस का, मैंने एक्सपेंस को तो और एक्स नहीं माना है, अगर मानते तो वैसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि 4:5 को ही एक्स मानना है। तुम लोग अगर 7:9 को भी एक्स मानोगे तो भी आंसर आएगा, तो उस केस में तुम लोग को करना पड़ेगा ऐसे, एक्सपेंस और यहाँ पर हो जाएगा प्लस सेविंग्स इक्वल क्या हो जाएगा इनकम। तब तुम लोग ऐसे मान सकते हो एक्सपेंसेस को 7x, सेविंग्स कितना हो गया 50, और दूसरे पर्सन का कितना हो जाएगा 9x प्लस 50 इक्वल कितना कर दोगे 4/5। जैसा बनाओगे वैसा इक्वेशन तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है, जैसा करना चाहो। लेकिन इसी पे बेस्ड होगा कि इनकम माइनस एक्सपेंस हमेशा क्या होता है सेविंग्स। हमारा जितना इनकम है उससे जितना खर्चा कर रहे हैं जो बच जा रहा है वही हम लोग का क्या होता है सेविंग्स होता है। तो इनकम माइनस सेविंग्स 2% का कितना आ गया, क्योंकि मैंने इनकम को 4x माना, जैसे ही 4x माना ये डेटा बन गया, तो डेटा के साथ डेटा डिवाइड कर माइनस कर सकते हैं। तो 4x माइनस कितना हो गया 50, और ये कितना हो गया 5x माइनस 50, और इसका रेशियो मुझे बता दिया है कितना 7/9। बोलो यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 9 × 4 36x माइनस 450, 35x माइनस 350, तो ये इधर आ जाएगा 450 माइनस 350, तो कितना आ गया x इक्वल 100। लेकिन ये मेरा आंसर नहीं हुआ, x तो वो डेटा है जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मंथली इनकम कितना निकालोगे बोलो, हाँ मंथली इनकम हो जाएगा 4 × 100 और 5 × 100, ठीक है, 400 और 500। इसका रेशियो देखो 4:5 होता है कि नहीं होता है ना, यही वैल्यू का रेशियो किया गया था 4:5। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बोलो समझ में आया ये वाला, मेरा ये साइड में लिख दिया मैंने, इसको ऐसे करते जूम आउट, दिख रहा है देखो। एक्स मल्टीप्लाई करने का मतलब वो रेशियो नहीं रहा, उसको एक्स मल्टीप्लाई कर रहे मतलब वो मेरा वैल्यू में आ गया, ठीक है। ठीक है हुआ है। अब दूसरा वाला देखो, और एक क्वेश्चन,
बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द प्राइसेस ऑफ टू हाउसेस वाज 16:23। दो घर है, ठीक है, दो घर है, दोनों घर का जो प्राइस का रेशियो बोला है वो बोला है 16:23। 2 years later when the price of the first increased by 10%, बोल रहा है पहले घर का प्राइस 10% इंक्रीज हो गया है, एंड दैट ऑफ सेकेंड बाय 477, और दूसरे का कितना बढ़ गया है 477। तो एक का हमें इंक्रीमेंट कैसे बताए, परसेंटेज में, और दूसरे का इंक्रीमेंट कैसे बताया है, रुपीज में। द रेशियो ऑफ प्राइस बिकम्स, बोल रहे इसके बाद दो घर का जो प्राइस का रेशियो है वो कितना बन गया है 11:20। ये जो इंक्रीमेंट हुआ है इसके बाद नया रेशियो कितना बन गया है प्राइस का 11:20। बोल रहे फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टू हाउसेस। ओरिजिनल प्राइस मतलब कौन सा बताना है, ये 16:23 जिससे बना था वो डेटा बताना है, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पर क्वेश्चन तुम लोग को शॉर्ट में लिख देते, तुम लोग बताओ क्या होगा आंसर। यहाँ पर देखो पहले बोला है, देखो यहाँ पर बोला है कि रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ टू हाउस, ठीक है, ये बोला है 16:23, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट हाउस प्राइस इंक्रीज बाय 10% और सेकेंड हाउस प्राइस इंक्रीज बाय ₹477, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर ऐसा है फाइंड द न्यू रेशियो, नहीं सॉरी फाइंड द न्यू रेशियो नहीं, न्यू रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो आफ्टर इंक्रीमेंट, न्यू रेशियो आफ्टर इंक्रीमेंट, प्राइस बढ़ने के बाद नया रेशियो हम लोग का कितना हुआ है 11:20, ठीक है। बोला है कि ओरिजिनल प्राइस बताओ, ओरिजिनल प्राइस ऑफ टू हाउस कितना है, मतलब ओरिजिनल मतलब कौन से रेशियो से आंसर निकलेगा, ये वाले से कि ये वाले से, ऊपर वाले से, क्योंकि वही तो ओरिजिनल था, चेंज होने के बाद थोड़ी ना ओरिजिनल रहा, वो तो चेंज डेटा आ गया, ठीक है। तो हम बता देते, हिंट्स देते, तुम लोग यहाँ पर भी 16:23 को कितना मानोगे, ओरिजिनल प्राइस कितना मानोगे 16x एंड 23x, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिखो, लेट ओरिजिनल प्राइस बी रुपीज, कितना लिखोगे 16x एंड ₹23x। इसका लॉजिक क्या होता है, क्योंकि हम लोग सेम डेटा से ही मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं पहले वाले क्वेश्चन की तरह। अब अगर ये पहला वाला जो 16x था वो अगर 10% बढ़ रहा है तो अभी उसका प्राइस कितना हो रहा है आफ्टर, 16x plus 10% of हाँ 16x प्लस 10% ऑफ 16x, ठीक है। तो आफ्टर इंक्रीज, भाई वो प्लस हो जाएगा ना 477 इक्वल टू 11/20। सही है। आफ्टर इंक्रीज 10% प्राइस बिकम्स, बोलो कितना हो जाएगा, पहले कितना था, बोलो प्राइस बढ़ने से पहले के ऊपर बढ़ता है ना, तो पहले जो था वो तो रहेगा ही रहेगा, और कितना बढ़ जाएगा इनटू 10%। मतलब क्या होता है, काफी लोगों का ये कंफ्यूजन होता है कि हम सिर्फ इतना करेंगे तो हो जाएगा, इतना करोगे तो वो तो सिर्फ इंक्रीज अमाउंट मिलेगा, लेकिन इंक्रीज अमाउंट के साथ तो ओरिजिनल भी जोड़ना है। अगर कोई चीज 10 रुपए में मिल रहा था, 10% इंक्रीज हो गया, मतलब क्या 1 रुपए में मिलेगा, नहीं 11 रुपए में मिलेगा ना, तो वैसा ही। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे, ये कैलकुलेट हो जाएगा 16x और 16x का 10%, और 16 का 10% कितना होता है, कैलकुलेटर पे देख 1.6 होता है, ठीक है। तो 1.6x, तो 16 प्लस 1.6 कितना हो जाएगा 17.6x, ये हो गया इंक्रीज होने के बाद पहले घर का प्राइस, ठीक है। अब सेकंड वाला कितना होगा, आफ्टर इंक्रीज सेकंड हाउस प्राइस बिकम्स, बोलो कितना हो जाएगा, पहले कितना था 23x और अभी कितना बढ़ाना है 477, तो ये हो जाएगा। इसमें वैल्यू दे दिया, तुम लोग वैल्यू ऐड कर देंगे। बोलो यहाँ तक क्लियर है, कैसे करके करना है, बोलो यहाँ तक क्लियर है या फिर कुछ डाउट है, समझ में आ गया नहीं, यहाँ
पहले वाले का हाँ 840। अच्छा, अब नए प्राइस का तो रेशियो बता दिया है, तो नया प्राइस हम लोग के हिसाब से कितना आया? पहला वाला आया 17.6x और दूसरा वाला कितना आया? 23x प्लस 477। ये तो ऐसे ही रखना पड़ेगा, ये तो ऐड होगा नहीं क्योंकि एक x वाला डेटा एक बिना x वाला है। और इसका रेशियो हमें पता है कितना, 11/20। अब तुम लोग को करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आंसर देखो कितना होगा। तो 11 इंटू 23 देख लो कितना होता है। 253x प्लस 11 इंटू 477, 5247 और 20 इंटू यहाँ पर 20 इंटू 17.6, 352x। ठीक है, अब x वाला डेटा एक साइड लेके आओ। -5247, तो ये माइनस करने से देख लो कितना होता है, 99। हाँ, माइनस आ रहा है मेरा क्योंकि उधर भी मेरा माइनस आ रहा है। ठीक है, तो -99x -5247, तो x इक्वल 5247, दोनों साइड से माइनस माइनस चला गया क्योंकि मैंने इधर ट्रांसफर किया। अगर तुम लोग पॉजिटिव ट्रांसफर करोगे मतलब ये इधर रखोगे x को, तो तुम लोग का पॉजिटिव ही आ जाएगा। 53 हाँ, बोलो यहाँ तक क्लियर है? लेकिन आंसर 53 नहीं है, वो मल्टीप्लीकेशन वाला वैल्यू है। हम लोग को ओरिजिनल क्या निकालना है? ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस कैसे निकालोगे? 16 इंटू 53 और 23 इंटू 53 निकालो कितना होगा ओरिजिनल प्राइस। निकालो, खुद से निकालो ओरिजिनल प्राइस कितना होगा। ओरिजिनल प्राइस 11 नहीं सॉरी 16 ना, 16 इंटू 50 848 1219. हाँ 848 121, 23 इंटू 50, 848 और 1219। आया समझ में? ठीक है, तो इसके बाद इस टाइप का ही और एक क्वेश्चन है, देखते रहे। यहाँ तक हुआ है सबका? लिखे हो सब कोई? अच्छा, अब देखो क्या बोला है। Find in what ratio will the total wages of the worker of a factory be increased or decreased if there be a reduction in the number of worker in the ratio 15:11 and an increment in their wages 22:25। बताते हैं क्या बोला है। बोल रहा है कि फाइंड इन व्हाट रेशियो, मतलब हम लोग को क्या आंसर निकालना है बोलो तो। आंसर कैसे निकलेगा? रेशियो फॉर्म में। हमें वो रेशियो निकालना है किस चीज का? टोटल वेजेस ऑफ वर्कर। वर्कर को दिया गया टोटल वेजेस ऑफ ए फैक्ट्री बी इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब टोटल वेजेस जो है वो कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है। इफ देयर बी रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर इन द रेशियो 15:11। एक्चुअली क्या होता है, अगर वर्कर कम होगा तो फिर हम लोग का पेमेंट कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। अगर मेरा वर्कर पहले 10 लोग काम कर रहे थे, अब अगर 8 लोग काम करेंगे तो नॉर्मली मुझे क्या लगेगा, मेरा जो पेमेंट पहले हो रहा था उससे क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर वर्कर कम हुआ है, इसीलिए ये लोग सोच रहे हैं कि इनका वेजेस क्या हो सकता है, डिक्रीज। लेकिन इंक्रीमेंट इन देयर वेजेस, लेकिन उनको पहले जो देते थे अभी ज्यादा दे रहे हैं। ठीक है, मान लो पहले हम 10 वर्कर को 300 रुपए करके देते थे तो मुझे कितना देना पड़ता था, 3000। अब मान लो 8 वर्कर को हम दे रहे हैं 400 रुपए करके। ठीक है, या फिर मान लो 450 करके। ठीक है, इंक्रीमेंट हो गया वेजेस में। मेरा वर्कर तो कम हुआ लेकिन वेजेस क्या हो गया, बढ़ गया है। तो 8 इंटू 450 कितना होता है देखो। ठीक है, तो अब वही ये लोग बोल रहे हैं कि ओवरऑल हम लोग का क्या हुआ है, फिर इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज, वो हमें बताना है। ठीक है, तो मेरे एग्जांपल के हिसाब से तो क्या हो गया, इंक्रीज ही हुआ है। लेकिन हम लोग को ये तो मैंने अपने हिसाब से कर दिया, 10 से 8 हुआ, 300 से 450 हुआ। लेकिन यहाँ पर अपना रेशियो बता रखा है, बोल रहा है कि फैक्ट्री का हमारा जो टोटल वेजेस है वो अल्टीमेटली इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ। अगर लेबर हमारा डिक्रीज हुआ है 15:11 में, और जो पेमेंट है वो हमारा इंक्रीज कैसे हुआ है, 22:25। ठीक है, तो कैसे निकालोगे?
थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन, सोचो कैसे निकालें। हम यहाँ लिख दे हिंट्स पहले, जो भी था नंबर ऑफ वर्कर रिड्यूस हुआ है, ठीक है, कौन से रेशियो में, 15:11। ये देखो नंबर ऑफ वर्कर रिड्यूस हुआ है 15:11 में, और यहाँ पर इंक्रीमेंट इन वेजेस, इंक्रीमेंट इन वेजेस हुआ है देखो कितना, 22:25 में, ठीक है। अब हम लोग को बताना है, क्वेश्चन क्या पूछा है, टोटल वेजेस जो हम लोग अब दे रहे हैं वो मेरा इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है, ठीक है। पूरे क्वेश्चन का समरी बना दिया, ये हमें पूछ रहा है कि टोटल वेजेस हम लोग का इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है। अच्छा, पहले मुझे एक चीज बताओगे कि वेजेस कैसे कैलकुलेट होता है, मतलब मैंने अभी तुम लोग को दिखाया कैसे कैलकुलेट हुआ, मैंने दिखाया 10 into 300 3000, तो कैसे कैलकुलेट हुआ, 10 क्या था, हाँ हाँ, नंबर ऑफ वर्कर इंटू पर वर्कर का वेजेस मल्टीप्लाई करने से कितना आता है, टोटल वेजेस। तो यहाँ पर लिखो टोटल वेजेस कैसे निकलता है, नंबर ऑफ वर्कर इंटू वेजेस क्या होगा, ईच वर्कर या फिर पर वर्कर। मैंने अभी तुम लोग को जो एग्जांपल दिया था वो तो वैसे ही दिया था ना कि 10 वर्कर है, हम एक एक जन को 300 रुपए करके देते, तभी तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा था 3000। तो टोटल वेजेस कैसे आएगा, नंबर ऑफ वर्कर इंटू वेजेस पर वर्कर करके आता है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ढूंढना है कि ये मेरा टोटल वेजेस ही इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, ठीक है। अच्छा, क्या क्वेश्चन में मुझे नंबर ऑफ वर्कर कुछ बोला है, वेजेस पर वर्कर भी नहीं बोला है, तो हम दोनों को एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो लिखो लेट एक्स बी द ओरिजिनल नंबर ऑफ वर्कर, मतलब पहले से मान लेते हैं कि फैक्ट्री में कितने वर्कर थे, एक्स नंबर ऑफ वर्कर, और रुपीज वाई बी द वेजेस पर वर्कर, ठीक है। ये मान लो हमारा इनिशियल कंडीशन था कि फैक्ट्री में एक्स वर्कर काम करते थे और सभी को वाई पर वर्कर के हिसाब से पेमेंट दिया जाता था। तो मुझे बताओ तब टोटल वेजेस कितना रहा होगा, एक्स इंटू वाई। अभी तो मैंने बताया कैसे निकालना होता है, अगर एक्स वर्कर थे एक एक जन को वाई रुपीज देते हैं तो टोटल कितना खर्चा हमें पे करना पड़ता होगा, एक्स वाई। जैसे मैंने बोला था 10 वर्कर 300 रुपए, तो कितना हो जाता है 3000, ठीक है। ये रुपीज में क्यों आता है पता है, 10 क्या है वर्कर और 300 क्या है, रुपीज 300 पर वर्कर। अब इसमें रुपीज से क्यों आता है, ये 10 वर्कर हो गया इंटू 300, और यहाँ पर ये रुपीज है, पर मतलब डिवाइड होता है, कितना हो गया वर्कर 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 कैंसिल आउट, तो कितना बचेगा, मतलब रुपीज बचेगा। वही हम बता रहे, मतलब मल्टीप्लाई करने से रुपीज ही क्यों आता है, ठीक है। तो रुपीज एक्स वाई आ गया। तो पहले हम लोग इतना पेमेंट करते थे, ठीक है। अब हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक रौनक वाला क्वेश्चन देखा था ना कि उसने अपना वेट को घटा लिया, ठीक है। तो वहां पर हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था ना कि अगर किसी भी रेशियो से हमारा कोई भी डेटा कम या ज्यादा हो रहा है तो क्या फॉर्मूला लगता है, ओरिजिनल डेटा इंटू बी बाई ए। अब देखो यहाँ पर हम लोग का क्या रिड्यूस हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर। तो पहले से अगर रिड्यूस हो गया है तो अभी कितने वर्कर होंगे, कैसे निकालोगे, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि आफ्टर रिडक्शन, ठीक है, आफ्टर रिडक्शन नंबर ऑफ वर्कर कितने हो गए होंगे ये मुझे बताओ। पहले वर्कर कितने थे बोलो, हम लोगों ने एज्यूम किया है कितने वर्कर थे एक्स, और कम कितने रेशियो पे हुए, तो अभी कितने वर्कर है कैसे निकालोगे, वो रौनक वाले क्वेश्चन को जैसे किया था वैसे करके बताओ। हाँ, ओरिजिनल क्या था एक्स और बी बाई ए होगा, तो 15:11 में बी कौन है, पीछे वाला, और आगे वाला कौन है ए है, तो कितना हो जाएगा 11/15। तो यहाँ पर रिडक्शन होने के बाद वर्कर कितने बन गए, ठीक है। अब सेम तरीके से तुम लोग आफ्टर इंक्रीमेंट, क्या इंक्रीमेंट हुआ है, वेजेस पर वर्कर, कितना अभी वेजेस पर वर्कर हो रहा है, सेम तरीके से निकालो। पहले वेजेस कितना था, वाई ओरिजिनल डेटा,
और अभी जो इंक्रीज हुआ है उसमें भी क्या करोगे, बी बाई ए, तो जो रेशियो है रुपीस का वो बी बाई ए कितना लिखोगे फिर, 25/22, तो ये किस में आ गया आंसर, रुपीस में, 25/20। बोलो यहां तक समझ में आया, उसका हमें अप्लाई किया, उस जो कैलकुलेशंस था उसका एप्लीकेशंस किया कि हम लोग का पेजेस का इंक्रीमेंट का रेशियो 25/22, यही तो बी बाई ए, ये देखो ये ए है ये बी है, ओ अच्छा मैंने गलत लिखा है, ओ अभी तो अच्छा 25/22, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब ये क्या निकला बोलो तो, कितने वर्कर हुए हैं इन डिक्रीज होने के बाद, और ये कितना हो गया, एक एक जन को कितना पेमेंट करते हैं। अब क्या निकालोगे, टोटल वेजेस, ये थोड़ी ना टोटल वेजेस निकला, ये तो नंबर ऑफ वर्कर आफ्टर रिडक्शन, और वेजेस पर वर्कर, वेजेस पर वर्कर आफ्टर इंक्रीमेंट, तो टोटल वेजेस को कितना, टोटल वेजेस अभी तो सिखाया कैसे निकालना है, लोग 11x/50, हाँ मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा, कितना लिखोगे बोलो, 11x/15 इंटू 25y/22, तब ना आएगा टोटल वेजेस। टोटल वेजेस कैसे होता है, नंबर ऑफ वर्कर इंटू वेजेस पर वर्कर। अब इसको क्या मल्टीप्लाई करोगे, कर देखो कितना होता है, 11 से कैंसिल आउट करो, ये 2 हो जाएगा, 5xy आ रहा है ऊपर, नीचे मेरा आ रहा है 6, ठीक है। देखो तुम लोग अपने हिसाब से कैलकुलेटर पे कर सकते हो, लेकिन अगर पूरा कैलकुलेटर पे करोगे तो पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा तो ये क्या हो गया, ये करेंटली हम लोग इतना वेजेस पे कर रहे हैं, और पहले कितना करते थे ये, ठीक है। अच्छा तो अब मुझे बोलो कि हम लोग का इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज, वो रेशियो में निकालना है। तो मुझे एक चीज बोलो, अगर ये एक्स वाई है, पहले तुम लोग तो ये बताओ कमा है कि बढ़ा है, क्योंकि ये कितना है 1, और ये इधर से एक्स वाई हटा दोगे तो ये कितना है 5/6, तो 5/6 का मतलब कितना होता है 0. अच्छा 0.83, अच्छा तो 1 ज्यादा है कि 0.83 ज्यादा है, तो ओवरऑल हमारा जो पेमेंट था वो कम हुआ कि ज्यादा हुआ, कम हुआ, ठीक है। तो समझ में आ गया कम कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब आंसर लिखना है कि हम लोग का वेजेस कम हुआ है, जिसको रेशियो में लिखना है, ठीक है। लिखो यहाँ पर कि टोटल वेजेस ऑफ वर्कर, क्योंकि कंक्लूजन तो लाना है ना कि इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, डिक्रीज फ्रॉम XY टू 5xy/6, इतने से इतना हो गया, कम हो गया। अब रेशियो क्या बना, कम होने के बाद ये बन जाएगा। अब ये देखो xy हटाओ, 1:2 कितना हो गया 5/6। अब इसको कैसे मतलब रेशियो में लाओगे, ये तो रेशियो है नहीं ना, इसके नीचे बेस नहीं है, इसके नीचे बेस है, तो मैंने बोला था एलसीएम करके कर सकते हो, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1/6 का एलसीएम, या फिर दोनों में कितना मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 6, तो ऐसे कर दो ना, वैसे भी एलसीएम तो 6 ही आएगा, अगर यहाँ एलसीएम भी लोगे तुम लोग तो 6 ही ना आएगा यहाँ पर। और क्या इसमें कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई बेसिस पे कर रहे हैं, और अगर तुम लोग 6 मल्टीप्लाई करोगे, ये देखो 2 तरीके से होता है, अगर तुम लोग 6 मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे होता है, ठीक है। तो कितना आएगा 6:5, और अगर तुम लोग ऐसे करोगे जैसे हम बता रहे हैं कि कैसे करके सिमिलर कर सकते हैं, यहाँ ऑलरेडी 6 है, यहाँ भी 6 कर देते हैं, ऊपर 6 दे दिया, तो कितना आ गया, दोनों से ही आंसर आएगा। दोनों प्रोसेस समझ में आया कि नहीं, देखो अगर एलसीएम करोगे तो 1 और 6 का एलसीएम कितना 6, तो एलसीएम मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और अगर इसको कांस्टेंट रख देते हैं और इसको 1/1 में यहाँ 6 और 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो भी मेरा 6:5 आ जाएगा, दोनों ही तो सेम है ना, जैसा करना चाहो। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया कैसे करना है। ये थोड़ा सा एमसीक्यू में बड़ा है क्वेश्चन, बोल सकते हैं, अभी जो हम लोग ने 2-3 एग्जांपल्स देखा, लेकिन आ सकता है ऐसा भी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर एक्सरसाइज आ गया, ठीक है, तुम लोग मुझे एक एक आंसर बताओ। बोला है कि इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15 कितना होगा,
अभी तो सीखा था हम लोगों ने, इनवर्स का मतलब ऑपोजिट होता है। तो एक्सरसाइज 1A का यहाँ पर लिख देते हैं। 1 का आंसर कितना हो जाएगा? 11:15 का इनवर्स कितना हो गया? 15:11। ऑप्शन है हम लोग का ए। ठीक है, ऑप्शन हम लोग का ए। अच्छा, फिर ये वाला बताओ, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटी इज 3:4 इफ एंटीसीडेंट इज 15, कंसिक्वेंट। एंटीसीडेंट कंसिक्वेंट देखो, एंटीसीडेंट मतलब फर्स्ट टर्म, कंसिक्वेंट मतलब सेकंड। तो फर्स्ट टर्म यहाँ तो 3 दिख रहा है, लेकिन यहाँ कितना लिख रखा है? तो इसका मतलब इंक्रीज क्या होगा, कितने से क्या होगा? तो दोनों एक ही डेटा से होता है, तो ये भी कितने से इंक्रीज होगा? तो अगर ये फिर कितना हो जाए कंसिक्वेंट 20, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20. 20। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग लिखेंगे 20 हो जाए। तो लिखो, लिख लो। 3:3 कितना था? 4 था। ठीक है, ये हम लोग का क्या होता है? एंटीसीडेंट। और ये हम लोग का क्या होता है? कंसिक्वेंट। तो शायद बैठा नहीं पाएंगे जिन लोगों को खड़े रहना पड़े। अच्छा देखो तो कितना हो जाएगा? 5:3। ये हम लोग का एंटीसीडेंट बता दिया था हमने, ऑप्शन ए लिख दिया गलती से यहाँ पर। 5:3 15 है। ठीक है, तो ये हम लोग का कितना होगा? 4:5, क्योंकि सेम डेटा से ही मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो 15:20। तो इसका मतलब मेरा आंसर ये डी हो जाएगा। ठीक है, समझ में तो आ ही गया, तुम लोग आंसर दे रहे हो। अच्छा, थर्ड नंबर बताओ, द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज 5:7 इफ द कंसिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स इज 5 एंटीसीडेंट। पढ़ लो पहले अच्छे से, फिर बताओ। 7 बोलो, बाकी लोग। 7 देखो, बोला है रेशियो 5:7, कंसिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स। तो 5:7 का पहले इनवर्स निकालेंगे, कितना होगा? 7:5। बोल रहा है कि अगर इनवर्स करते हैं तो कंसिक्वेंट 5 आता है। सही बात है, इनवर्स करते हैं तो कंसिक्वेंट 5 आता है, तो एंटीसीडेंट कौन आ जाएगा? 7 आ जाएगा, उल्टा वाला डेटा हो जाएगा 7। ठीक है, तो 3 का हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 3 का आंसर सी हो गया, क्योंकि 5:7, इसका इनवर्स 7:5। तो ये हो गया मेरा एंटीसीडेंट, ये हो गया मेरा कंसिक्वेंट, वही पूछा था हम लोग को। ठीक है, अच्छा अब फोर्थ नंबर बताओ, द रेशियो कंपाउंडेड। बताओ फटाफट, ये रेशियो है, इसका कंपाउंड करना है। कितना सारा रेशियो दिया है? 2:3 एक है, उसके बाद कॉमा है, फिर 9:4 दूसरा वाला, फिर कॉमा 5:6 एंड 8:10। इसका कंपाउंड करना है। कंपाउंड करने का मतलब हम याद दिला देते हैं, मल्टीप्लाई करना। करके मुझे बताओ कितना होगा? One is to one. A. 1:1 निकालो, बाकी लोग भी निकालो। टोटल 4 रेशियो है, उसका ध्यान रखना है। ठीक है, पहला 2:3, दूसरा 9:4, उसके बाद 5:6 और उसके बाद है 8:10। लिखा नहीं, वही होता है, इसमें गलती हो जाती है। और ये देखने में भी गलती हो जाता है, ये 2 छूट गया मान लो, फिर उसके बाद ऐसे कर दिए 3:9, उसके बाद 4:5 गया, खत्म। अच्छा, total combination কম্পাউন্ড করলে যেটা আসবে সেটাই বলতে হবে। 2/3 इंटू कितना कितना था? 9/4 इंटू 5/6 और 8/10। अब ये देखो 4 2 हम ऐसे कैंसिल आउट करते जल्दी होगा। 5 2 2 2। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना हो गया?
3 और ये कितना हो गया 3, फिर 3 3 कैंसिल आउट, 1:1 हो गया। नहीं तो इतना नहीं करके तुम लोग कैलकुलेटर पे कर लो ना, अगर किसी को इतना करने में लग रहा है। 2 × 9 × 5 × 8 कर लिया, जो भी आएगा, फिर डिवाइडेड बाई नीचे वाला कर दो, तो भी तुम लोग का आंसर कितना आ जाएगा 1:1। जैसा करना चाहो कर सकते हो। तो ये हम लोग का हो गया ऑप्शन ए। ये तो आसान था, ऐसा करने का जरूरत भी नहीं है। एग्जाम में तुम लोग कैलकुलेटर पे ही कर लेना, ठीक है। कहाँ ये सब करने जाओगे, गलत कर दोगे तो फिर होगा। लिखो डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। बोलो डुप्लीकेट मतलब क्या था, स्क्वायर। सब डुप्लीकेट मतलब √1 स्क्वायर रूट, ठीक है। और ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब, और सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूबिक रूट। तो बोलो डुप्लीकेट क्या होता है। सही है। सी। सी। 3:4 इसका डुप्लीकेट कितना हो जाएगा, स्क्वायर करना है, 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9:16, यानी ऑप्शन सी। बोलो समझ में आ रहा है ना जो भी किया हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, बोलो इसके बाद सब डुप्लीकेट बोला, अभी याद दिलाया। सब डुप्लीकेट का मतलब क्या होगा, 25:30, 5:6, यानी ऑप्शन डी, ठीक है। तो 25:36 का हम लोग को निकालना है सब डुप्लीकेट। 25 और 36, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, और ये कितना हो जाएगा 6। तो 5:6 ऑप्शन डी था, ठीक है, ऑप्शन डी। बोलो यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट बताओ ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3। बताओ 8:27. 8:27। हाँ सी, नहीं ए होगा, ठीक है। 2:3 इसका ट्रिप्लीकेट, तो 2Q और क्या हो जाएगा 3Q ट्रिप्लीकेट, तो 8:27, और जो ऑप्शन रहेगा उस पर टिक कर देना है बस, ये ए होगा। मैम ये सब क्वेश्चन आएगा भी? हाँ आता है, लेकिन डेटा थोड़ा सा टफ दे सकता है। सब डुप्लीकेट तो आता है, क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं भी आए तो सब डुप्लीकेट सब ट्रिप्लीकेट आएगा। हाँ ये देखो आ गया 8:27 इसका सब ट्रिप्लीकेट 2:3। हाँ ये तो मैंने करवा ही दिया ना, 8:27, और ये वैसे भी इसका उल्टा दिख ही रहा है सब ट्रिप्लीकेट। ये देखिए 8 और क्यूबिक रूट ऑफ 27, तो ये देखो 3 हो जाएगा, और ये कितना, सॉरी 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सी हो गया, और इसको कैलकुलेट करना मैंने वहां पर दिखाया ना, तुम लोग को वैसे कर लो, ठीक है। 8 का कितना करोगे 8⁻1/3, और ये कितना लिखोगे 27⁻1/3, ये दिखाया मैंने वहां पर 2³ का 1/3। यहाँ पर 2 फॉर्मूला भी सिखाया, वो याद रखो, क्योंकि आगे जाके इंडिसेस लॉगरिथम ये सब में काम आएगा। तो ये हो गया 2:3, ठीक है, इस तरीके से होगा। चलो 9th नंबर देखो, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 एंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। बोल रहा है दो रेशियो का कंपाउंडिंग करना है। कौन कौन से दो रेशियो का, 4:9 और डुप्लीकेट ऑफ 3:4। तो ये क्वेश्चन है, तो तुम लोग मुझे बताओ कैलकुलेट करके क्या होगा इसका आंसर। हम्म 1:4 सही बात है, ऑप्शन ए सही आंसर है। 1:4. 1:4। कंपाउंड करने का मतलब मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करने बोला है, 4:9 एंड किसको मल्टीप्लाई करने बोला है, डुप्लीकेट ऑफ 3:4। तो एक तो हमारा 4:9 फिक्स्ड है, ठीक है, और इसको थोड़ा चेंज करना है। तो 3:4 का डुप्लीकेट क्या होगा 3²/4², तो ये कितना हो जाएगा 3² मतलब तो 9 हो गया, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अच्छा तो ये कितना हो गया 4² और 4 1/4 नहीं हो गया,
इसको कैलकुलेट करके देखने से। तुम लोग पूरा करके देख लो अगर पूरा करना है तो। ये देखो 4/9 और ये कितना हो गया 9/16। ऑप्शन ए। देखो जब ऐसे देगा तो कंफ्यूज क्यों होना है, क्योंकि हमें तो डुप्लीकेट पता है क्या होता है, तो इस तरीके से कैलकुलेट कर लेना पड़ेगा ना, जैसा क्वेश्चन बोला है वैसा करना है। ठीक है, अब 10th नंबर का बताओ, वो भी थोड़ा सा इस तरीके से दिया हुआ है। रेशियो कंपाउंडिंग करना है किसका 4:9, डुप्लीकेट ऑफ 3:4, ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3 एंड 9:7। ये एक चीज बता देते हैं, ऐसा मत सोचो कि ट्रिप्लीकेट ऑफ दिस वन एंड दिस वन, ये नहीं है इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पर बोला है ट्रिप्लीकेट ऑफ कितना 2:3, ये एक अलग इंडिविजुअल, और उसके अलावा और एक रेशियो 9:7। देखो कितना 2:21. 2:20। ऑप्शन सी होगा। कितना कितना लिखोगे बोलो। हम लोग को क्या क्या कैलकुलेट करने बोला है, पहले बोला है 4:9, और क्या बताया है डुप्लीकेट ऑफ और ट्रिप्लीकेट ऑफ ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3 एंड 9:7, ये बोला था। तो 4/9 अपना रहेगा। डुप्लीकेट मतलब 3² 4², अभी तो सीखा। ट्रिप्लीकेट मतलब 2³ और 3³ और बाकी बचा कितना 9/7। अब तुम लोग खुद से कैलकुलेट करो तो कितना होगा। ये देखो 9 कैंसिल आउट। ठीक है, इधर से मेरा 3² और इधर से मेरा 3³ है, तो इधर कितना 3 बचा, एक 3, और यहाँ पर ये 4 और 4 कैंसिल आउट होके कितना बचा, एक 4 बचा। अच्छा ये 8 हो रहा है, तो ये 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो 2 कितना हो गया 21। अगर तुम लोग ऐसे नहीं कर पाते हो पूरा लिख लिख के करो, 3² को 9 लिखो, 4² को 16 लिखो, अगर नहीं हो रहा है तो लिख के करो। तो ये ऑप्शन हमारा सी नंबर था। देखो कैलकुलेशन देखो अपने हिसाब से है, तुम लोग जैसा कर सकते हो वैसा करो, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा ही करना। अच्छा, अब देखो 11th वाला, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट ऑफ 4:5, ट्रिप्लीकेट ऑफ 1:3, सब डुप्लीकेट ऑफ 81:256 एंड सब ट्रिप्लीकेट ऑफ 125:512 अलग अलग दिया है, तो निकालो क्या क्या बोला है। देखो हम लिख देते हैं, चलो हम लिख देते हैं। सबसे पहले बोला है डुप्लीकेट ऑफ 4:5 कॉमा ट्रिप्लीकेट ऑफ 1:3, सब डुप्लीकेट ऑफ 81:256 और सब ट्रिप्लीकेट ऑफ 125:512। मैंने बता दिया क्वेश्चन क्या बोला है, अब तुम लोग कैलकुलेट करके देख लो कितना होगा। यही वाला लास्ट करेंगे, उसके बाद और नहीं। एक एक करके निकालो, पहले डुप्लीकेट ऑफ 4:5 कितना होगा बोलो। 16/24. हाँ मतलब 4² और 5।
4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। इसके बाद मल्टीप्लाई, कंपाउंडिंग है तो ट्रिप्लीकेट बनाओ, इसका कितना लिखोगे फिर आंसर 1:, हाँ 1 क्यूब और 3 क्यूब। सब डुप्लीकेट मतलब कितना होगा, √81 डिवाइडेड बाई √256। उसके बाद बोला है सब ट्रिप्लीकेट ऑफ इतना, ठीक है। अब इसको तुम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं 16 और 25। इसका 1 क्यूब का 1 होगा, 3 क्यूब का कितना होता है 27, 81 का रूट कितना होता है 9 और 256 का कितना होगा 16। ये तुम लोग कैलकुलेटर पे भी निकाल सकते हो। ये देखो कैलकुलेटर पे रूट का ऑप्शन रहता है, इसको लगाओगे निकल जाएगा, सेकेंड रूट तो निकल जाएगा। क्यूबिक रूट कैसे निकालोगे, अब देखो 125 का एलसीएम करना मुझे याद रहता है 5 से होता है, ठीक है। 5 का क्यूब कितना होता है 125, ठीक है। तो ये क्यूब और क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये नहीं भी लिखेंगे तो तुम लोग समझ जाओगे ना कितना होना चाहिए, बोलो। अगर हम इसका डिटेल्स नहीं भी दिखाते हैं, क्यूबिक रूट ऑफ 125 कैसे होता है 125 टू दी पावर 1/3। और बार बार ये नहीं दिखाएंगे है ना, क्योंकि ये हमें याद हो जाना चाहिए। तो कितना हो गया 5 और ये कितना हो 5, ये कैंसिल। अच्छा 512 का कितना होगा 8 होता है। एक्चुअली देखो तुम लोग कैलकुलेटर लेके भी ट्राई कर सकते हो। क्यूबिक रूट मतलब सिमिलर डेटा 3 बार मल्टीप्लाई होगा, तो 5 से 3 बार मल्टीप्लाई 125। आप 6 पे ट्राई करके देखो, 6 पे कितना आ जाएगा। 6 पे हम लोग का आ रहा है 216। मुझे कितना चाहिए 512। हम 7 पे ट्राई करते हैं, कितना आ गया 343। 8 पे ट्राई करो, कितना आ गया 512, ठीक है। तो ये 8 क्यूब हो जाएगा। तो ये हो गया। अब इसका कैलकुलेशंस कर लो, 5 5 से 25, 16 16 कैंसिल, 9 3 और यहाँ पर कितना हो गया 1/120। और ये शायद किसी ऑप्शन के साथ मैच नहीं जाता है, तो उसके हिसाब से आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी हो गया। ऑप्शन डी में क्या है, नन ऑफ दिस? नन ऑफ दिस है, हाँ ऑप्शन डी में नन ऑफ दिस है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। आज यहाँ तक ही करेंगे और नहीं करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम, पीडीएफ शेयर कर देंगे, तुम लोग बाकी चाहो तो इसमें से प्रैक्टिस करके देख सकते हो। जो क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किया, जो आज किया उसको भी देखना, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।